हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका निर्मल राठौर। और प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति, जो कि कक्षा 9th का अपना पहला चैप्टर है, उसके बारे में। तो बेसिकली बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग संख्याओं के बारे में समझेंगे कि संख्याएं क्या होती है, कितने प्रकार की संख्याएं होती है, किस तरह से संख्याओं का वर्गीकरण किया जाता है, ठीक है, और उन सभी संख्याओं की परिभाषा, उनकी डेफिनेशन क्या होती है। तो बच्चा लोग, हमारा जो टॉपिक रहेगा आज का, वो रहेगा संख्या पद्धति, या फिर उसको हम लोग क्या कहेंगे, नंबर सिस्टम। तो अपना जो चैप्टर है दैट इज संख्या पद्धति या फिर नंबर सिस्टम अपना टॉपिक रहेगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। तो अपना जो पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, उस संख्या पद्धति में संख्याओं को पढ़ने से पहले हम लोग संख्या रेखा के बारे में समझ लेते हैं कि संख्या रेखा क्या होती है, ठीक है। तो बच्चों, कोई भी एक ऐसी रेखा, ठीक है, जिस पर हम लोग संख्याओं को, वास्तविकता में जो संख्याएं आपकी होती है, उन सभी संख्याओं को निरूपित कर सकते हैं अद्वितीय रूप से या किसी अद्वितीय बिंदु के रूप में। ऐसी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, संख्या रेखा कहते हैं। अगर उसकी परिभाषा की बात करें तो संख्या रेखा की परिभाषा क्या हो जाएगी अपनी, ऐसी रेखा जिस पर सभी वास्तविक संख्याओं को निरूपित किया जा सकता है, जिस पर सभी वास्तविक संख्याओं को निरूपित किया जाता है, संख्या रेखा कहलाती है। वो रेखा क्या कहलाती है आपकी, संख्या रेखा कहलाती है। मतलब क्या है कि ऐसी रेखा जिस पर सभी संख्याओं को निरूपित करना संभव है, ठीक है, वो रेखा जो है आपकी वो क्या कहलाती है, संख्या रेखा कहलाती है। दूसरी बात, इस संख्या रेखा को हम लोग वास्तविक संख्या रेखा भी कहते हैं। उसके पीछे का कारण क्या है, उसके पीछे का कारण यह है कि संख्या रेखा पर जिन संख्याओं को हम लोग निरूपित करते हैं, वास्तविकता में उन संख्याओं का अस्तित्व होता है, ठीक है, यानी कि वो संख्याएं वास्तविक होती है और उनका अस्तित्व होता है। और एक्चुअल में अगर बात की जाए तो हम लोग संख्या रेखा पर सभी वास्तविक संख्याओं को ही निरूपित करते हैं। इसी कारण की वजह से हम लोग संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रेखा भी कहते हैं। तो आप लोग ये बात भी ध्यान रखना कि संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रेखा भी कहा जाता है। अब इसमें नंबर्स हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वो जरा देखिए आप लोग। जैसे ये आपकी संख्या रेखा है, ठीक है ना, ये आपको संख्या रेखा दिख रही है। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने 0 को निरूपित किया। अब 0 के बाद में इक्वल डिस्टेंस पर आपका 1 हो जाएगा, फिर इक्वल डिस्टेंस पर 2 हो जाएगा, फिर आपका 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए के लिए 1 2 3 4 यही हमारी संख्याएं नहीं है, इनके अलावा भी इनके बीच में अनगिनत अपरिमित रूप से बहुत सारी संख्याएं हैं। जैसे हमारे पास में क्या है, 0 और 1, ये 0 है आपका और ये यहाँ पर 1 है। तो ये केवल 0 और 1 दो संख्याएं नहीं है, इनके बीच में जो स्पेस ये आपको दिख रही है, इस स्पेस में कई सारी संख्याएं अपरिमित रूप से विद्यमान है, जिनको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर आप उसको इलेबोरेट फॉर्म में देखोगे, मतलब अगर आप उसको माइक्रोस्कोप से देखोगे, तो आपको यहाँ पर, ठीक है, अद्वितीय बिंदुओं के रूप में कई सारी संख्याएं दिखाई देगी। जरूरी नहीं कि यहाँ पर आपकी सारी की सारी पॉजिटिव यानी कि धनात्मक संख्याएं ही हो, यहाँ पर आपकी बच्चों ऋणात्मक संख्याएं भी आ सकती है। जैसे इस तरफ हमने धनात्मक संख्याएं ली है, तो संख्या रेखा के इस तरफ क्या आ जाएगी, आपकी सारी ऋणात्मक संख्या आ जाएगी। जैसे -1, -2, -3, -4, और इनके बीच में बहुत सारी संख्याएं हैं। जैसे अगर हम बात करें ना 0 और 1 के बीच में, यहाँ पर मिडिल में आपका 0.5 होगा, ठीक है। उसी तरह से 1 और 2 के बीच में यहाँ मिडिल में 1.5 होगा। मतलब बहुत सारी संख्याएं इनके बीच में भी होती है। तो ऐसी रेखा जिस पर हम लोग क्या करते हैं, संख्याओं को निरूपित करते हैं, उस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा, संख्या रेखा कहते हैं। और संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि यह अपने पर सभी वास्तविक संख्याओं को निरूपित करती है। अब बढ़ते हैं बच्चा लोग आगे की ओर, ठीक है। तो अपना जो अगला टॉपिक है वो है संख्याओं का वर्गीकरण, मतलब संख्याओं को किस तरह से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है, कितने प्रकार की संख्याएं अपने पास में होती है, उनके बारे में देखेंगे। सभी संख्याओं की हम लोग यहाँ पर बात नहीं करेंगे, ठीक है। हमारे टॉपिक में जितनी संख्याएं हैं बच्चा, उन्हीं को केवल हम लोग यहाँ पर समझेंगे, क्योंकि अगर पूरा डिटेल में पढ़ने गए आप लोग तो एक्चुअल में संख्याओं का चैप्टर आपका 8th में भी होता है, 9th में भी होता है, आगे 10th में भी जाओगे तो वहाँ पर भी संख्याओं के बारे में आप कुछ ना कुछ जरूर पढ़ोगे। लेकिन अपनी क्लास 9th में जितनी चीजें हैं, उन सारी चीजों को, सारे नंबर्स को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने संख्याओं के बारे में, संख्याओं का वर्गीकरण कैसे करते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग संख्याओं का वर्गीकरण करने जाए, ठीक है ना, तो अगर नंबर्स की बात की जाए, संख्याओं की बात की जाए, तो बेसिकली संख्याएं बच्चा लोग दो तरह की होती है, ठीक है। पहली होती है आपकी वास्तविक संख्याएं और दूसरी होती है आपकी काल्पनिक संख्याएं। इनको इंग्लिश में हम लोग रियल नंबर्स, ठीक है, और इमेजिनरी नंबर्स भी कहते हैं। तो जनरली मुख्यतया हम लोग बात करते हैं रियल नंबर्स की। अपनी डे टू डे लाइफ में जो सबसे ज़्यादा काम में आती है वो होती है वास्तविक संख्याएं, और इन्हीं वास्तविक संख्याओं की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, या फिर अगर हम लोग बात करें इमेजिनरी नंबर्स, तो इनकी बात हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे। लेकिन जब आप लोग आगे की कक्षाओं में जाओगे, आगे की कक्षाओं का क्या मतलब, जब आप लोग 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, तो वहाँ पर आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर करके एक चैप्टर की स्टडी करोगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर करके एक चैप्टर की स्टडी करोगे, जो कि इमेजिनरी संख्या यानी कि काल्पनिक संख्याएं होती हैं। तो उनको भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे, यहाँ नहीं पढ़ेंगे।
तो वास्तविक संख्याओं की अगर बात की जाए बच्चा, तो वास्तविक संख्याएं जो है आगे दो कैटेगरी में डिवाइड की गई है। पहला जो है आपका रेशनल नंबर, यानी कि पहला जो कैटेगरी है उसका वो है परिमेय संख्या, और दूसरा है अपना अपरिमेय संख्या। तो वास्तविक संख्याएं एक्चुअल में दो तरह की होती है, परिमेय संख्याएं जिन्हें रेशनल नंबर भी कहते हैं, और अपरिमेय संख्याएं जिन्हें इररेशनल नंबर भी कहते हैं। इंग्लिश में भी आप लोग नाम याद रखना, क्योंकि आगे जाके बहुत ही काम आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग परिमेय संख्याओं की, क्योंकि इन्हीं संख्याओं को हम लोग यहाँ पर ज्यादा पढ़ने वाले हैं। तो परिमेय संख्याओं को अगेन दोबारा से दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक वो जो भिन्न संख्या के रूप में होता है, भिन्न संख्या यानी कि जो डिवाइड के रूप में होती है, जैसे 2/3, 5/4, 7/8, मतलब जो भिन्न के रूप में होती है, फ्रैक्शन की फॉर्म में होती है। ठीक है, तो भिन्न संख्याओं को फ्रैक्शनल नंबर भी कहते हैं। तो परिमेय संख्याओं को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। उसका पहला भाग जो है आपका वो क्या है, भिन्न संख्या, और दूसरा भाग जो है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक को हम लोग इंटीजर्स कहते हैं, और इनको हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इनको हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए पूर्णांक की हम लोग बात करेंगे आगे। ठीक है, क्योंकि इन्हीं संख्याओं के बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो पूर्णांक की अगर बात करें, तो पूर्णांकों को वापस से अलग अलग नंबर्स में, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। देखिए पूर्णांकों को हम लोग सम संख्याओं में विभाजित करते हैं। सम संख्या क्या, जैसे आपकी 0, 2, 6, 4, 8। ठीक है, तो ये नंबर्स जिन जिन संख्याओं के लास्ट में आते हैं, यानी कि इकाई के स्थान पर आते हैं, उन संख्याओं को हम लोग सम संख्याएं कहते हैं। उसी तरह से विषम संख्याएं, ठीक है ना, तो विषम संख्याएं क्या हो जाएगी आपकी, ऐसी संख्या है जिनके इकाई के स्थान पर 1 हो जाए, 3 हो जाए, 5 हो जाए, 7 हो जाए, या फिर 9 हो। मतलब अगर ये 5 आप अंक जो है आपके 5 तरह के अंक अगर आपके इकाई के स्थान पर आते हैं, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसी संख्याओं को हम लोग ओड नंबर्स, या फिर हम लोग उनको क्या कहते हैं, विषम संख्याएं कहते हैं। इसके अलावा भी पूर्णांकों को और भी कैटेगरी में डिफाइन किया गया है, जैसे कि अपना क्या है, नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्या। ठीक है ना, तो अगला क्या है अपना प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याओं को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इनको हम लोग आगे समझेंगे। और उसके बाद पूर्ण संख्या है जिन्हें हम लोग डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, पूर्ण संख्याओं को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इनको भी हम लोग आगे समझेंगे। तो उम्मीद करता हूं बच्चों संख्याओं का वर्गीकरण आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, तो संख्याओं का वर्गीकरण एक बार आप लोग याद रखिएगा कि संख्याएं जो है आपकी जनरली दो तरह की होती है। पहला कौन कौन सा आपका, पहला है वास्तविक, और दूसरा है क्या आपका काल्पनिक। वास्तविक संख्याओं को दोबारा से दो कैटेगरी में डिफाइन किया गया है। पहला कौन सा है आपका परिमेय संख्या, और दूसरा कौन सा है आपका अपरिमेय संख्या। उसके बाद अगर बात करें तो जो आपकी परिमेय संख्या उनको दोबारा से दो कैटेगरी में डिफाइन किया गया है। पहला आपका भिन्न संख्या, और दूसरा आपका पूर्णांक। और पूर्णांकों की बात करते हैं तो पूर्णांकों को यहाँ पर 4 कैटेगरी में अलग अलग डिफाइन किया हुआ है। पहला कौन सा है आपका सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। सम और विषम संख्याओं के बारे में आपको बता चुका हूं कि ऐसी संख्या है जिसके इकाई के स्थान पर क्या हो, आपका इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 ये नंबर्स हो, वो संख्या आपकी सम संख्याएं होती है। और ऐसी संख्या है जिनके इकाई के स्थान पर 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, वो आपकी विषम संख्याएं होती है। तो उम्मीद करता हूं सम और विषम संख्याएं भी आप लोगों को क्लियर होगी। अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो अगला टॉपिक क्या है बच्चा लोग हमारा, वो है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर्स। तो क्वेश्चन ये उठता है कि प्राकृत संख्याएं या फिर नेचुरल नंबर्स होते क्या है। तो बच्चा लोग ऐसी संख्याएं जिनसे हम लोग वस्तुओं की गिनती कर सकते हैं, उनकी गणना कर सकते हैं। अब देखिए कोई भी वस्तु होगी तो 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 10 होगी, 100 होगी, 520 होगी, 530 होगी, 809 होगी, 10,000 होगी, 10 लाख होगी, करोड़ होगी, करोड़ एंड 1 होगी। मतलब कोई भी संख्या होती है तो पूरी होती, ठीक है ना, मतलब एक पूरे नंबर में होती है, पूरे अंक में होती है, आधी नहीं होती। हम लोग किसी वस्तु की गिनती करें तो वस्तु को जनरली हम लोग क्या करते हैं, पूरी वस्तु गिनते हैं, उसको हम लोग आधी या उसका कोई पार्ट कंसिडर नहीं करते हैं। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा कि वस्तुओं की गणना जो है हमेशा पूरे अंक में की जाती है। और पूरे अंक जो है, ठीक है, वो शुरुआत होते हैं, शुरू कहाँ से होते हैं, 1 से। जिसका अस्तित्व नहीं है उसकी हम लोग बातें नहीं करते, यानी कि जो वस्तु है ही नहीं तो उसको हम लोग 0 नाम दे देते हैं, यानी कि उसकी गणना करना जरूरी भी नहीं है। तो एक्चुअल में ये गणना वाली जो संख्याएं हैं आपकी, ये शुरू कहाँ से होती है, 1 से होती है। ठीक है, तो 1 के बाद कितना आएगा, 1 के बाद अगर आप देखें तो 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 500, 630, 940, मतलब वस्तुओं की जो संख्या है वो कुछ इस तरह से होगी आपकी। ठीक है ना, तो ऐसी संख्याएं जिनकी गणना की जा सकती है उन संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्याएं कहती हैं। और वस्तुओं की गणना जो है हमेशा 1 से स्टार्ट होती है। वस्तुओं की गणना कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। तो बात की जाए सबसे छोटी प्राकृत संख्या की, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो है क्या हो जाएगा, सबसे छोटी प्राकृत संख्या होगी 1। ठीक है ना, तो याद रखिएगा सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 होती है, क्योंकि वस्तुओं की गणना हमेशा 1 से शुरू की जाती है। तो ये हो गई अपनी प्राकृत संख्या है। तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। प्राकृत संख्याएं एक्चुअल में होती क्या है आपकी, प्राकृत संख्याएं 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है ना, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब इससे आगे जो आपके पूरे पूरे नंबर्स हैं उन सबको अगर हम लोग लेके चलें तो वही क्या होती है अपनी
प्राकृत संख्याएं होती है, या फिर इनको हम लोग नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। और याद रखिएगा, इनको हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्राकृत संख्याओं को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एन से। अब बढ़ते हैं हम लोग पूर्ण संख्याओं की ओर। पूर्ण संख्या अपनी क्या होती है? ठीक है, तो पूर्ण संख्याएं, अगर हमारे पास में प्राकृत संख्या है और उस प्राकृत संख्या के समूह में हम लोग शून्य भी जोड़ दें, ठीक है ना, तो अब शुरुआत संख्याओं की कहां से हो जाएगी? संख्याओं की अब शुरुआत करें तो पहले 1 से हो रही थी, अब कहां से हो जाएगी? 0 से। तो 0 के बाद में फिर क्या आएगा? 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, चलता रहेगा, फिर 530, फिर 780, फिर 781, चलता रहेगा आगे, और ऐसे करके कहां तक चला जाएगा? ये अनंत तक। ठीक है, यानी कि अगर प्राकृत संख्याओं का जो समूह है उस समूह में 0 भी जोड़ दिया जाए, प्राकृत संख्याओं का जो समूह है उसमें हम लोग अगर 0 भी जोड़ दें तो नई संख्याओं का जो हमें समूह मिलेगा वो समूह ही क्या कहलाता है? आपका वही समूह अपना पूर्ण संख्याएं कहलाता है। तो बात करें हम लोग किसकी? पूर्ण संख्याओं की। तो पूर्ण संख्याएं कहां से शुरू होगी? 0 से। 1, 2, 3, 4, 5 और इसी तरह से आगे चलती जाएगी, कहां तक? इनफाइनाइट तक। उसके बाद बात करें कि देखिए प्राकृत संख्याएं जो है हमारी शुरू कहां से हो रही थी? प्राकृत संख्याएं शुरू हो रही थी 1 से, जबकि पूर्ण संख्याएं अपनी कहां से शुरू हो रही? पूर्ण संख्याएं शुरू होती है 0 से। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या की अगर बात कर ली जाए, ठीक है ना, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो है आपकी, ठीक है ना, सबसे छोटी पूर्ण संख्या अपनी क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी 0। अब सबसे बड़ी पूछ ली जाए तो सबसे बड़ी हम लोग नहीं बता सकते, कितनी भी बड़ी वो हो सकती है, लेकिन छोटी बता सकते हैं क्योंकि शुरुआत उसकी कहां से होती है? 0 से होती है। तो याद रखिएगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है आपकी? 0। अगली बात, जो आपकी पूर्ण संख्याएं होती है, ठीक है, उनको हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? W से। और इंग्लिश में हम लोग उनको होल नंबर्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर अपना पूर्ण संख्याएं भी क्लियर हो गया है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। देखिए एक बात और याद रखिएगा कि हम लोग अगर बात करते हैं प्राकृत संख्याओं की, तो चलो प्राकृत संख्या क्या होती है? देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 आगे चलते रहो, ये होती है अपनी प्राकृत संख्या। और अगर बात करते हैं पूर्ण संख्याओं की, तो पूर्ण संख्या क्या होती है? देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये भी इसी तरह से आगे चलती रहती है। अब देखो इन दोनों संख्याओं को आप कंपेयर करो, ठीक है ना, ये तो हो गया आपकी प्राकृत संख्या है और ये हो गई अपनी पूर्ण संख्या है, ठीक है ना। इन दोनों संख्याओं को कंपेयर करो तो हम लोग क्या देखते हैं कि जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं शुरू कहां से हो रही है? यहां से, ठीक है, 1 से। वो सारी की सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं के समूह में मौजूद है। इसका मतलब जो स्टेटमेंट है आपका, वो स्टेटमेंट क्या है? देखो सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। तो ये बात सही है क्योंकि आप लोग खुद यहां पर देखिए कि ये है प्राकृत संख्याओं का समूह और ये है आपका पूर्ण संख्याओं का समूह। तो देखिए प्राकृत संख्याओं का समूह तो पूरा का पूरा इसमें मौजूद है, ठीक है ना, प्राकृत संख्याओं का समूह पूरा का पूरा यहाँ पर मौजूद है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि सारी की सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। लेकिन एक क्वेश्चन और यहाँ पर उठ जाता है आपका, वो क्वेश्चन क्या है कि क्या सभी की सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती है? तो आंसर होगा नहीं। कारण क्या है? क्योंकि पूर्ण संख्याओं की बात करें तो उसमें 0 भी आता है, 1 भी आता है, 2 भी आता है, सब चलता रहता है। लेकिन प्राकृत संख्याओं की बात करें तो उसमें क्या होता है? 1, 2, 3। अब भाई साहब ये बताओ मुझे कि 0 प्राकृत संख्याओं के समूह में है क्या? नहीं है। इसका मतलब सभी पूर्ण संख्याएं जो हैं वो प्राकृत संख्याएं नहीं होती है, प्राकृत संख्याएं नहीं होती है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। लेकिन सभी प्राकृत संख्याएं क्या होती है? आपकी पूर्ण संख्याएं होती। तो ये पॉइंट भी अपना क्लियर। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं पूर्णांकों की, ठीक है। पूर्णांक को हम लोग इंटीजर्स भी कहते हैं और इसको हम लोग z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या है इसकी परिभाषा, जरा उसको देखो। देखिए सभी पूर्ण संख्याओं तथा प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक मानों के समूह को पूर्णांक कहते हैं। क्या बोला उसने? सभी पूर्ण संख्याओं। सभी पूर्ण संख्या यानी कि पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है बच्चों? पूर्ण संख्या अपनी शुरू होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से अपनी पूर्ण संख्या आगे की ओर चलती रहती है। तथा, तथा क्या लिखा है उसके बाद में? देखो तथा के बाद में क्या लिखा है? प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक मानों का समूह। प्राकृत संख्या जो है उनके ऋणात्मक मानों का समूह, ठीक है। इन दोनों ग्रुप्स का जो समूह है, ठीक है, वो क्या कहलाता है आपका? वो कहलाता है इंटीजर्स। तो प्राकृत संख्या क्या होती है? 1, 2, 3, 4। प्राकृत संख्या क्या होती है? 1, 2, 3, 4। अब क्या है इनका ऋणात्मक मान? इनका ऋणात्मक मान क्या हो जाएगा? -1, -2, -3, -4। यानी कि इनका जो नेगेटिव वैल्यू है वो नेगेटिव वैल्यू क्या होगा? -1, -2, -3, -4, -5, -6। तो क्या हो गया कि सभी पूर्ण संख्याओं, सभी पूर्ण संख्याओं मतलब क्या हो जाएगा आपका? सभी पूर्ण संख्या मतलब यहाँ से जो ये ग्रुप आपको दिख रहा है पूरा का पूरा, ये तो हो गया पूर्ण संख्याओं का समूह। ये हो गया अपना पूर्ण संख्याओं का समूह। और उसके बाद में प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक मानों का समूह, यानी कि ये वाला समूह जो है प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक मानों का समूह हो गया। तो इन दोनों समूहों को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। तो पूर्णांक में बच्चा लोग ध्यान रखिएगा कि पूर्णांक में आपके सारे के सारे नंबर्स आ जाते हैं, नेगेटिव भी आ जाते हैं और पॉजिटिव भी आ जाते हैं। तो पूर्णांकों को शुरुआत लिखने का तरीका क्या हो जाएगा? देखिए सबसे पहले आप लोग 0 लिखिए,
जीरो के बाद में इधर पॉजिटिव की तरफ बढ़ते जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं आपके यहाँ पर, ठीक है ना, इधर भी आपके बहुत सारे नंबर्स, लेकिन इनके बीच वाले नंबर नहीं, ध्यान रखना, पूर्णांक यानी कि पूरा पूरा अंक, पूर्णांक यानी कि क्या हो गया, पूरा पूरा अंक, जैसे 2.5 नहीं होगा, 3.7 नहीं होगा, वो पूर्णांक नहीं होते, जिनमें पॉइंट होता है ना वो पूरा अंक नहीं होता बेटा, ध्यान रखना। तो पूर्णांक यानी कि पूरा अंक, ठीक है। अब पूरा अंक क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -5 होगा, -50 होगा, जीरो, जीरो भी क्या है, पूर्णांक होता है। तो ऐसे अंक, ठीक है, जिनमें सभी की सभी पूर्ण संख्याएं आ जाती थी और सारे की सारी प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक मान भी आ जाते हैं, इन संख्याओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। तो पूर्णांक एक्चुअल में दो तरह के होते हैं, एक तो होगा आपके ऋणात्मक और एक क्या होगा आपके धनात्मक। तो धनात्मक पूर्णांक जो है उनकी शुरुआत हम लोग जीरो से मानते हैं, कहाँ से मानते हैं, जीरो से, तो ये हो गए धनात्मक पूर्णांक, और इधर जो आ गया हमारे पास में वो क्या हो गए, ऋणात्मक पूर्णांक। तो याद रखिएगा ये क्या हो जाएंगे आपके पास में, ये हो जाएंगे धनात्मक पूर्णांक, ठीक है ना, और ये हो जाएंगे आपके पास में यहाँ पर ऋणात्मक पूर्णांक, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में हो गया। अब बढ़ते हैं आगे थोड़ा। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन लोगों को हमें याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार इनसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं हाँ या ना में, सही या फिर गलत में। बात करते हैं, देखो पहले पॉइंट की, पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, जो पहला पॉइंट है अपना वो लिखा हुआ है सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक होती है। अब ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, अगर आपसे प्राकृत संख्याएं पूछी है और पूर्णांक पूछा है, ठीक है ना, तो उनका ग्रुप बना लो ना, सामने अपने आप पता चल जाएगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो अगर हम लोग बात करते हैं ना प्राकृत संख्याओं की, तो चलो प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6, ये होती है अपनी प्राकृत संख्या। अब पूर्णांक की बात की है उन्होंने, तो पूर्णांक भी बना लो भैया, पूर्णांक बनाओ तो 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलता रहेगा, और इधर नेगेटिव नंबर्स भी आ जाएंगे, -1 -2 -3, और इस तरह भी इस तरह से चलता रहेगा। तो पूछा है कि क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक होती है, ठीक है ना, सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक होती है। देख लो भैया, प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होकर इस तरफ आगे की तरफ जा रही है, और ये पूरा का पूरा ग्रुप यहाँ पर मौजूद है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है अपना क्या है, सही है। तो याद रखिएगा सभी प्राकृत संख्याएं क्या होती है, पूर्णांक होती है। उसके बाद क्या पूछा उसने, सभी पूर्ण संख्याएं जो है आपकी वो पूर्णांक होती है। तो पूर्ण संख्याओं की अगर बात करें तो बेटा वो शुरुआत कहां से होती है, जीरो से, उनकी शुरुआत होती है जीरो से, और जीरो के बाद में 1 2 3 आगे चलता रहता है। तो अपना जो ग्रुप है, ठीक है, पूर्णांकों वाला, उस पूर्णांक में देखो पूरी की पूरी पूर्ण संख्याएं मौजूद है, यहाँ से देख लो जीरो भी इंक्लूडेड है, और ये सारी की सारी पूर्ण संख्याएं मौजूद है। इसका मतलब क्या है, ये जो स्टेटमेंट है अपना कौन सा वाला, कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है, तो वो स्टेटमेंट भी अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, कि हाँ सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती है। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट देखिए, सभी पूर्णांक प्राकृत संख्याएं नहीं होती हैं। तो सही है भैया, सभी पूर्णांकों में अगर बात करें तो सभी पूर्णांकों में प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक मान भी आ जाते हैं, और प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक मान प्राकृत संख्या नहीं होते। प्राकृत संख्याओं के जो ऋणात्मक मान है आपके, वो ऋणात्मक मान जो है वो प्राकृत संख्या नहीं होते, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि सभी पूर्णांक जो है वो प्राकृत संख्याएं नहीं होती है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी अपना सही है। उसका अगला स्टेटमेंट क्या, सभी पूर्णांक भी पूर्ण संख्याएं नहीं होती, ये भी सही है, क्योंकि अगर हम लोग सभी पूर्णांकों की बात करते हैं तो उसमें -1, ठीक है, -2 -3 -5 -9 इस तरह के नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं। और अगर पूर्ण संख्याओं की बात करें तो पूर्ण संख्याओं की तो शुरुआत ही कहाँ से होती है, 0 1 2 3, उसमें कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं होता। इसका मतलब सभी पूर्णांक जो है वो प्राकृत संख्याएं, वो पूर्ण संख्याएं नहीं होते हैं। ये स्टेटमेंट भी अपना सही है। तो ये चारों स्टेटमेंट आप लोग याद रखिएगा। पहला स्टेटमेंट क्या है, पहला स्टेटमेंट ये है कि आपकी सभी प्राकृत संख्याएं जो हैं वो पूर्णांक होती हैं। दूसरा, सभी पूर्ण संख्याएं जो वो पूर्णांक होती हैं। सभी पूर्णांक जो हैं प्राकृत संख्याएं नहीं होते हैं, और सभी पूर्णांक जो हैं आपके वो पूर्ण संख्याएं भी नहीं होती हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट नंबर जो है अपना वो है परिमेय संख्या, और सबसे इंपॉर्टेंट नंबर अपने लिए यही है, क्योंकि क्लास 9 में सबसे ज्यादा बात की गई है परिमेय संख्याओं की। हम लोग बॉटम से चल रहे हैं और क्या कर रहे हैं, टॉप की ओर चल रहे हैं। ठीक है, बॉटम से हमने नंबर्स को स्टडी करना शुरू किया और हम लोग टॉप की ओर बढ़ रहे हैं, ताकि हमें सारे के सारे नंबर्स जो हैं पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो अब बात करते हैं हम लोग परिमेय संख्याओं की। देखिए, परिमेय संख्याओं को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ज़्यादा डिफिकल्ट, ज़्यादा कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। ठीक है, जो डेफिनेशन है उसको याद रखिएगा, जो डेफिनेशन है, परिभाषा है इसकी, उस परिभाषा को आप याद रखिएगा। अपने आप बता सकते हो कि कोई नंबर परिमेय है या नहीं है। देखिए, क्या परिभाषा है इसकी, कि ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां क्या है आपका, जहां P तथा Q जो है वो पूर्णांक है। याद रखिए, P और Q क्या है, पूर्णांक है, यानी कि P नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। देखिए, पूर्णांक क्या होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो P और Q है आपके, वो धनात्मक मान भी रख सकते हैं और ऋणात्मक मान भी रख सकते हैं, लेकिन रखेंगे कौन सा मान, पूर्णांक वाला, पूरा पूरा अंक रहेगा। और दूसरी बात क्या है, एक और कंडीशन इसमें दे दी कि Q आपका कभी भी जीरो नहीं होगा, यानी कि जो डिनोमिनेटर में नंबर लिखा है वो कभी भी जीरो नहीं होगा, और वो होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस नंबर के डिनोमिनेटर में जीरो आ जाता है, ऐसा कोई भी नंबर वास्तविकता में
डिफाइंड नहीं होता, ऐसे नंबर का अस्तित्व मैथमेटिक्स में, गणित में नहीं होता। तो याद रखना, किसी भी नंबर के बटे में, डिवाइड में कभी भी शून्य नहीं आएगा। गांठ बांध लीजिएगा इस बात को। जैसे हमने कोई भी नंबर लिखा p डिवाइडेड बाई q, तो बच्चा लोग ये जो q है जो कि बटे में आ रहा है, ये कभी भी आपका जीरो नहीं होगा। याद रखिएगा, बटे में कभी भी जीरो नहीं आएगा। चाहे जीरो भी लिखा है ना, तो उसके बटे में कभी भी जीरो नहीं आता, ऐसा नंबर डिफाइन नहीं होता। याद रखिएगा, मैथमेटिक्स में ऐसे नंबर का अस्तित्व ही नहीं है। ऊपर जीरो हो सकता है लेकिन नीचे कभी भी जीरो नहीं आएगा, याद रखिएगा। तो इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे? इसके उदाहरणों की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास में ऐसे नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे, आप लोग देखिए। जैसे 2/3 हो गया, 5/7 हो गया, 9/15 हो गया। देखिए यहाँ पर -41 डिवाइडेड बाई 6, तो ये भी क्या है अपना, ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये माइनस का 41 भी क्या है, एक पूर्णांक है, 6 भी क्या है, एक पूर्णांक है। दूसरी बात, 6 जो है अपना जीरो नहीं होता। मतलब अपनी परिभाषा को जो जो नंबर्स फॉलो करते हैं वो सारे के सारे नंबर्स मिलकर क्या बना देंगे, परिमेय संख्या या फिर रेशनल नंबर बना देंगे। अगला नंबर देखो, देखो क्या है, -58 डिवाइडेड बाई 458, तो ये भी क्या हो जाएगी, अपनी परिमेय संख्या हो जाएगी। तो परिमेय संख्या को अच्छी तरह से आप लोग समझ लेना कि ऐसी संख्या जो कि p/q के रूप में हो। दूसरी बात, q कभी भी जीरो नहीं हो। तीसरी बात, p और q आपके क्या होने चाहिए, ये पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक में क्या हो जाएंगी आपके, जीरो भी हो सकते हैं, p जीरो हो सकता है, q कभी भी जीरो नहीं होगा। अगली बात, ऋणात्मक भी हो सकते हैं, ठीक है, दोनों ही हो सकते हैं, p भी ऋणात्मक हो सकता है और q भी ऋणात्मक हो सकता है। लेकिन बस एक कंडीशन जो स्पेशल है वो क्या है कि q कभी भी जीरो नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और पॉइंट देखते हैं इसके बारे में। अगली बात क्या है, देखिए पूर्णांक संख्या हमेशा परिमेय संख्या होती है। बात करते हैं पूर्णांक की, तो पूर्णांक क्या है हमारे पास में, जैसे पूर्णांक हो गया 3, 5, 7, 8। अब आपसे पूछा मैंने कि बताइए क्या ये जो संख्याएं हैं अपनी, ये परिमेय संख्या होती है? तो परिमेय संख्याओं की परिभाषा क्या कहती है वो देखिए। परिमेय संख्याएं जो है उनकी परिभाषा ये कहती है हमारे पास में कि कोई भी संख्या जो कि किस फॉर्म में हो, p/q के रूप में हो, ठीक है, और q आपका जीरो नहीं हो, और p और q क्या होने चाहिए, पूर्णांक। तो देखिए आपके पास में जो नंबर दे रखे हैं पूर्णांक, पूर्णांक में क्या दे रखा है आपको, मान लीजिए आपको दे रखा है 2, क्या दे रखा है 2। तो हम लोग 2 की अगर बात करें तो क्या 2 को 2 डिवाइडेड बाई 1 लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। 2 को 2 डिवाइडेड बाई 1 अगर किया, 1 से किसी भी संख्या में भाग दो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो 2 और 2 डिवाइडेड बाई 1 जो है एक ही संख्या होती है, उनमें कोई भी फर्क नहीं होता। तो 2 डिवाइडेड बाई 1 2 को लिखा जा सकता है। अब देखो यहाँ पर ये किस रूप में आ गई, p/q के रूप में। दूसरी बात, q अपना जीरो भी नहीं है, और तीसरी बात, p आपका 2 है और q कितना है, 1। अच्छा देखिए, p भी पूर्णांक है और q भी क्या है, पूर्णांक। तीनों कंडीशंस अपनी फुलफिल हो गई। मतलब हमने p/q के रूप में भी लिख दिया उसको। दूसरी बात, p और q पूर्णांक भी है, और तीसरी बात, q आपका जीरो भी नहीं है। यानी कि ये जो 2 है ये क्या होगा, 2/1 होगा, और ये 2/1 होगा, और ये क्या होगा, आपका परिमेय संख्या भी होगी। तो ये बात याद रखिएगा कि पूर्णांक संख्या जो होती है, कोई भी हो, चाहे 2 की बात नहीं कर रहा मैं, कोई भी पूर्णांक संख्या हो, वो हमेशा क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। इस बात को बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। तो दूसरे स्टेटमेंट में इसके सारे के सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं आपको, जैसे 2 हो गया, 8 हो गया, 586 हो गया, 475 हो गया, -5868, ये सारे के सारे क्या है, पूर्णांक है भाई, ठीक है। कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है, और सारे के सारे पूर्णांक जो है वो हमेशा क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। क्योंकि किसी भी संख्या को हमेशा 1 से भाग दिया जा सकता है, और 1 से भाग देने पर उस संख्या के स्वरूप में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। और किसी भी संख्या को जब हम लोग 1 से भाग दे देते हैं तो उस पूरी संख्या को या उस पूर्णांक संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, और q आपका जीरो भी नहीं होता, और p और q दोनों ही क्या हो जाते हैं, पूर्णांक हो जाते हैं। इस वजह से हम किसी भी पूर्णांक को हमेशा क्या कह सकते हैं, परिमेय संख्या कह सकते हैं। एक और अगली और महत्वपूर्ण बात जो कि अपने इस स्टेटमेंट में, अगले स्टेटमेंट में लिखी हुई है, वो क्या है, देखिए अगला और महत्वपूर्ण जो पॉइंट है आपका वो ये है कि किन्हीं भी दो संख्याओं के, दो दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से, कितने रूप से, अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि भैया हमारे पास में संख्या रेखा है, और इस संख्या रेखा पर एक संख्या यहाँ पर 1 है और दूसरी संख्या यहाँ पर 2 है। अब देखो 1 भी एक परिमेय है, क्योंकि पूर्णांक हमेशा एक परिमेय संख्या होती है, और 2 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो किन्हीं दो दी हुई परिमेय संख्या है, दो दी हुई परिमेय संख्या क्या हो गई हमारे पास में, 1 और 2। तो इन संख्याओं के बीच में भी आपकी कई सारी संख्याएं जो है परिमेय संख्याएं उपस्थित होती है, मतलब बहुत सारी होती है, एक या दो नहीं, बहुत सारी अपरिमित होती है, जिन्हें हम लोग 1 और 2 के बीच में ज्ञात भी कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट ध्यान रखना कि किन्हीं भी दी हुई दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत रूप से क्या होती है, आपकी परिमेय संख्याएं मौजूद होती है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर देख लो, 1 और 2 के बीच में 1.5, 1.5 को हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, अगर मैथमेटिकल फॉर्म में 1.5 को लिखना हो तो 3/2 लिखते हैं। अब देखो 3/2 भी क्या है, इन दोनों के बीच में है और एक परिमेय संख्या है।
तो एक्चुअल में दो दी हुई संख्याओं के बीच में कई सारी परिमेय संख्याएं होती हैं जिन्हें कैलकुलेट किया जा सकता है, और उनको हम लोग अगले उदाहरण में कैलकुलेट भी करेंगे, निकालना भी सीखेंगे कि किस तरह से उन परिमेय संख्याओं को निकाला जाता है। बढ़ते हैं आगे बच्चा। नेक्स्ट, तुल्य परिमेय संख्याएं, ठीक है, या फिर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। देखिए, कोई भी परिमेय संख्या है तो उसको अद्वितीय रूप से हम लोग संख्या रेखा पर नहीं लिख सकते। अद्वितीय रूप से उसको लिखना संभव नहीं होता क्योंकि उसके तुल्य जो है बहुत सारी अन्य संख्याएं भी होती है। उदाहरण के रूप में देखिए कि अगर हमने मान लीजिए एक संख्या लिख दी, कितना, 2/5, हमने एक संख्या लिखी 2/5। अच्छा, इसी 2/5 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं और 2 से डिवाइड करूं तो इसमें कोई परिवर्तन होगा क्या? नहीं होता, क्योंकि 2/2 कितना हो जाता है, 1, और 1 से किसी संख्या में मल्टीप्लाई करो चाहे डिवाइड करो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने क्या किया, मेरे पास एक परिमेय संख्या थी, कौन सी, 2/5। इस परिमेय संख्या को 2 से मल्टीप्लाई भी किया और 2 से डिवाइड भी किया, तो मुझे एक नई संख्या मिल गई, क्या, 2 × 2 कितना हो गया, 4, और 2 × 5 कितना हो गया, 10। तो एक नई संख्या मिली 4/10। अब देखिए, ये जो 4/10 है अपना, ठीक है, और ये जो 2/5 है, दोनों ही इक्वल है, दोनों ही क्या है, बराबर है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं इस 2/5 को 3 से मल्टीप्लाई भी करूं और 3 से डिवाइड भी करूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे एक नई संख्या मिल जाएगी, और वो नई संख्या क्या होगी आपकी, 2 3 जा कितना होगा, 6, 2 तिया 6, और 5 तिया कितना हो गया, 15, तो 6/15। तो यहाँ पर मुझे 3 अलग अलग संख्याएं मिल गई। 3 अलग अलग संख्याएं कौन कौन सी मिल गई, वो देखिए आपकी, जैसे मैंने क्या देखा, सबसे पहले मैंने देखा 2/5, सबसे पहले क्या देखा, 2/5, इसके बराबर मेरा क्या आ गया, 4/10 भी आ गया, और इसी के बराबर मेरा जो है 6/15 भी आ गया, इसी के बराबर क्या आ गया, 6/15। तो ये तीनों संख्याएं जो हैं एक दूसरे के बराबर है, ये तीनों संख्याएं जो है एक्चुअल में है क्या, एक दूसरे के बराबर ही। इस वजह से इन तीनों संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, इन तीनों संख्याओं को हम लोग कहते हैं तुल्य परिमेय संख्याएं। इन तीनों संख्याओं को क्या कहते हैं, तुल्य परिमेय संख्याएं या फिर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। चाहे तो इनकी डेफिनेशंस भी आप लोग देखिए क्या लिखा है, परिमेय संख्या को, क्या लिखा है, परिमेय संख्या को P/Q के रूप में अद्वितीय रूप से लिखना संभव नहीं होता। वही बात मैंने बोली आपको कि 2/5 को हम लोग क्या लिख रहे हैं, 4/10 भी लिख सकते हैं और 6/15 भी लिख सकते हैं, क्योंकि उदाहरण के लिए अगर बात करें तो 1/2, ठीक है, 1/2 को हम लोग 5/10 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 5/10 को हम लोग अगर काटेंगे तो 5 × 5 और 5 × 10 हो जाएगा, तो ये भी 1/2 के बराबर ही आ रहा है। इसको 25/50 भी लिखा जा सकता है, क्योंकि 25 × 25 और 25 दूना कितना होता है, 50, तो ये भी 1/2 के बराबर ही आ रहा है। मतलब ये तीनों संख्याएं जो है कौन कौन सी, 1/2, 5/10 और आपका 25/50, इन सभी संख्याओं का मान क्या होता है, समान होता है, सबका मान कितना आ रहा है, 1/2 के बराबर। अतः ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, तुल्य परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो भैया किसी भी संख्या की अगर तुल्य परिमेय संख्या आपको निकालनी है तो उसका बेस्ट तरीका क्या है कि आपको जो नंबर पसंद आए उस नंबर से उस संख्या के अंश और हर दोनों में गुणा कर दो। जैसे हमारे पास में एक नंबर है, मान लिया जाए 7/3। अब आपसे पूछा गया कि 7/3 के तुल्य 3 परिमेय संख्या लिखी, कितनी लिखी है, 3 परिमेय संख्या। तो एक बार क्या करो, जो 7/3 लिखा हुआ ना, एक बार इसमें 2 से मल्टीप्लाई भी करो, 2 से डिवाइड भी करो। दूसरी बार क्या करो, ये जो 7/3 है इसमें 3 से मल्टीप्लाई भी करो और 3 से डिवाइड भी करो। तीसरा क्या करो, ये जो 7/3 है इसमें 10 से मल्टीप्लाई भी करो और 10 से डिवाइड भी करो। तो ये तीनों संख्या एक्चुअल में 10 से, मतलब सेम संख्याओं से गुणा या भाग करने पर जो नंबर हमारे पास मिलता है वो 1 मिलता है, ठीक है ना। और 1 से किसी भी संख्या को गुणा करो या भाग करो, उसके स्वरूप में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, वो बराबर उतनी ही रहती है जितनी पहले होती है, उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो ये तीनों संख्या जो आपको मिलेगी यहाँ पर, यहाँ से और यहाँ से कितना मिलेगा, 14, 7 दूना 14/6, और यहाँ से कितना मिलेगा, 7 या 21/9, और यहाँ से कितना मिलेगा, 7 × 70 में कितना हो जाएगा, 30, ठीक है। तो ये तीनों संख्याएं जो है आपकी क्या हो जाएगी, तुल्य परिमेय संख्याएं हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी दी गई संख्याओं की तुल्य परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको तुल्य परिमेय संख्याएं भी क्लियर होगी। अगर उसके बाद भी कोई डाउट रह जाए तो बच्चे लोग कमेंट सेक्शन है, आराम से आप लोग कमेंट कर देना, आपको समझा दिया जाएगा। हाँ तो भैया कुछ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स जो हैं अपने, उनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए पहला जो एनसीईआरटी का उदाहरण है अपना, वो क्या दिया हुआ है। हालांकि देखिए सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं अभी पिछले टॉपिक में, यहाँ पर जो हमने पढ़ा है उसमें कवर कर चुके हैं। तो देखिए क्या है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो भैया 3 कथन दिए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 3 कथन दिया हुआ है, 1, 2 और ये 3। इनको आपको पढ़ना है और बताना है कि ये सही है या गलत है, और सही है तो क्यों है और गलत है तो क्यों है। तो पहला कथन क्या है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो भैया जैसे ही आपसे किसी संख्या के बारे में बात की जाए, उसका मैथमेटिकल स्वरूप आपके सामने आ जाना चाहिए कि भैया हमने तो अभी पढ़ा था कि 1, 2, 3, 4
चलती रहेगी आगे आगे। ये तो होता है पूर्ण संख्या, ये क्या होता है अपना पूर्ण संख्या। दूसरी बात करें तो शुरुआत कहाँ से करें, 0 से, तो 0 1 2 3 4, ठीक है ना, और आगे आगे चलते रहो, ये होता है होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या में शून्य होता है और प्राकृत संख्या में शून्य नहीं होता है, और शून्य के बाद जितने भी अंक होते हैं पूर्ण संख्या में वो सारे के सारे प्राकृत संख्या में मौजूद रहते हैं, ठीक है। मतलब सारी की सारी प्राकृत संख्याएं तो पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सारी की सारी पूर्ण संख्याएं जो हैं वो प्राकृत संख्याएं नहीं होती, जबकि यहाँ क्या लिखा है, होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, असत्य। आंसर क्या हो जाएगा अपना, असत्य है, क्योंकि प्राकृत संख्याओं में शून्य नहीं होता जबकि पूर्ण संख्याओं में शून्य होता है। इस वजह से सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती। उल्टा जरूर सही है। उल्टा क्या है कि क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, तो हाँ होती है, ठीक है, उल्टा उसका सही है, लेकिन ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, असत्य है। तो उम्मीद करता हूं पहला स्टेटमेंट अपना क्लियर। अब देखो अगला स्टेटमेंट क्या है अपना। अगला स्टेटमेंट अगर हम लोग देखें तो अगला स्टेटमेंट देखिए भैया क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। क्या प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है? तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अभी तो पढ़ा हमने भैया, ठीक है, कि कोई भी पूर्णांक हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए पूर्णांक हमारे पास में क्या है 7, उस पूर्णांक को हम लोग 7 डिवाइडेड बाय 1 लिख सकते हैं, और 7 डिवाइडेड बाय 1 लिख दिया तो उसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, और ये दोनों पूर्णांक है p और q आपका 0 भी नहीं है, तो ये परिमेय संख्याओं की परिभाषा को पूरी तरह से फॉलो करता है, और फॉलो करता है तो प्रत्येक पूर्णांक अपना क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगी। यानी कि ये जो स्टेटमेंट है भैया अपना, ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो पहला असत्य और दूसरा क्या हो गया अपना, सत्य स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी अपना क्लियर। अगला स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं। अगला स्टेटमेंट क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो अगला स्टेटमेंट जो है पहले जो ऊपर वाला स्टेटमेंट उसका जस्ट उल्टा, कि प्रत्येक पूर्णांक तो एक परिमेय संख्या होती है, लेकिन क्या प्रत्येक परिमेय संख्या भी एक पूर्णांक होती है? तो भैया परिमेय संख्याओं की अगर बात करें तो जैसे हम लोग यहां पर देखें तो 7 डिवाइडेड बाय 6, या अगर हम बात करें 8 डिवाइडेड बाय 15, ये भी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। लेकिन भैया ये पूरी संख्या तो है नहीं, ये तो डिवाइड में है। जब इसको सोल्व करेंगे पूरे को तो ये तो दशमलव में आ जाएगी, पॉइंट में आ जाएगी, और पॉइंट में आने वाली संख्या को पूरी संख्या नहीं माना जाता, यानी कि ये आपके पूर्णांक नहीं होंगे। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा भैया, ये जो स्टेटमेंट है अपना क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा अपना, सत्य हो जाएगा, और पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, असत्य। और इनके कारण जो है वो भी हम लोग यहाँ पर समझ चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल अपना क्लियर होगा। बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। अगला एग्जाम्पल क्या है, 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 1 और 2 हैं, इनके बीच में आपको 5 परिमेय संख्याएं निकालनी। कैसे निकालोगे? तो मैंने आपको पहले ही कहा है, अभी एक स्टेटमेंट हमने देखा था कि किन्हीं भी दो दी गई परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती है और उनको निकाला भी जा सकता है। तो देखिए इनको ज्ञात करने का, इन परिमेय संख्या को ज्ञात करने के लिए जनरली दो तरीके होते हैं, और दो में से एक तरीका बहुत अच्छा तरीका होता है। वही तरीका आपको याद रखना है। मैं यहाँ पर आपको दोनों तरीके समझा देता हूँ। एक आसान तरीका है, ठीक है, और एक आपका थोड़ा सा कठिन तरीका है। तो दोनों तरीके आप लोग समझिए, लेकिन आप लोगों को सरल वाला तरीका जो है वही यूज में लेना है। एक बात और याद रखिएगा कि हमें एक बात पता है कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत अपरिमित रूप की परिमेय संख्या होती है। तो सभी का, आप लोगों का सभी का आंसर सेम आए वो जरूरी नहीं है, सबके आंसर्स अलग अलग भी आ सकते हैं। तो देखिए पहला तरीका हम लोग देखते हैं, औसत वाला तरीका, ठीक है। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में अगर हमें परिमेय संख्या निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, तो वो तरीका है अपना औसत वाला तरीका। तो पहले तरीके की बात करेंगे, वो तरीका रहेगा आपका औसत तरीका, ठीक है। औसत निकालकर हम लोग क्या करेंगे, औसत निकालकर हम लोग परिमेय संख्या निकालेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास में ये संख्या रेखा है, इधर देख लीजिए कि ये संख्या रेखा है, यहाँ पर है 1, ठीक है ना, और यहाँ पर है आपका 2। तो इन दोनों संख्याओं का जो औसत है, 1 और 2 का जो औसत है वो हमेशा क्या रहेगा आपका, इन दोनों संख्याओं के बीच में ही रहेगा। तो 1 और 2 का जो औसत है वो निकाल लेते हैं भैया। तो 1 + 2 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 3/2। और 3/2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, और 3/2 हमेशा किन्हीं भी दो संख्याओं का औसत हमेशा उन संख्याओं के बीच में ही रहता है। तो 3/2 कहां पर होगा, संख्या रेखा पर, इन दोनों के बीच में यहां पर होगा, ठीक है। तो एक परिमेय संख्या तो आपको ये मिल गई 3/2। अब दूसरा नंबर कहां से ढूंढे, हमें 5 संख्याएं ढूंढनी, तो एक तो हमने ढूंढ ली, दूसरी कहां से ढूंढे, दूसरी हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कंसीडर करते हैं 1 को और दूसरा नंबर कंसीडर करते हैं 3/2 को। अच्छा, इन दोनों का जो औसत है वो भी क्या होगा, इन दोनों का औसत भी इनके बीच में होगा, यहाँ पर 1 और 3/2 के, 1 और 3/2 के बीच में होगा। यानी कि जो अगली संख्या मिलेगी हमको वो भी क्या मिलेगी, इन दोनों के बीच में मिलेगी। किस किस के बीच में, 1 और 3/2 के बीच में। अब जब वो 1 और 3/2 के बीच में है तो वो आपकी 1 और 2 के बीच में तो रहेगी रहेगी। तो एक नंबर तो मिल गया आपको 1 और 3/2। अब दूसरा नंबर क्या हो जाएगा आपका, 1 और 3/2 का औसत, ठीक है ना। तो 1 + 3/2 दैट विल बी डिवाइडेड बाय 2,
ये औसत हो गया अपना। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 डिवाइडेड बाय 4। तो अगला नंबर अपने को क्या मिल गया, वो मिला है आपको 5 डिवाइडेड बाय 4। अब देखिए ये 5 डिवाइडेड बाय 4 जो है ये भी क्या है, 1 और 2 के बीच में, तो दो संख्याएं मिल गई। अब अगला नंबर कैसे ढूंढे, अगला नंबर हम लोग मान लीजिए औसत ले लेते हैं किसका, 3/2 का और 2 का, ठीक है ना। तो अगला नंबर हम लोग औसत लेते हैं 3/2 और 2 का, तो क्या हो जाएगा अगला नंबर, ठीक है, अगला नंबर होगा आपका 3/2 प्लस 2 दैट विल बी डिवाइडेड बाय 2, यानी कि ये हो गया आपका कौन सा, वो नंबर हुआ जो 3/2 और 2 का औसत है। तो ये कितना आएगा आपके पास में, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3 + 4, ठीक है, इसको सॉल्व करना आपको आना चाहिए। तो क्या होगा देखो 3/2 प्लस, ठीक है, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये पूरा का औसत में कितना हो जाएगा आपका, ये 3 + 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाय 2, और ये 2 भी आपका साथ में रहेगा, तो ये हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 4। तो अगला नंबर जो आपका आएगा 7 डिवाइडेड बाय 4 वो कहाँ रहेगा, वो 3/2 और 2 के बीच में रहेगा। तो 3 नंबर मिल गए आपको, कौन कौन से, 3/2 मिल गया, ठीक है, 3/2 के बाद में आपको 5/4 मिल गया और आपको 7/4 मिल गया। चलिए अगला नंबर निकालते हैं। अब अगला नंबर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ले लेते हैं 3/2 और 7/4 का औसत, 3/2 और 7/4 का औसत, उनके द्वारा जो अगला नंबर मिलेगा आपका वो यहाँ पर मिलेगा। फिर अगली स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, 5/4 और 3/2 का औसत निकालेंगे तो वो नंबर आपको यहाँ पर मिलेगा। तो इस तरह से हमें 5 नंबर मिल गए, कितने, 5, एक यहाँ पर, 2 यहाँ पर, तीसरा ये मिल ही गया आपका 3/2, चौथा यहाँ पर और पांचवा यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग किन्हीं दो संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। तो देखिए ये जो तरीका है ये थोड़ा सा आपका डिफिकल्ट वाला तरीका है, ठीक है। इस तरीके को आपको जनरली यूज में नहीं लेना है, क्योंकि आप यूज में भी लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, गलत नहीं होगा, लेकिन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो औसत वाली मेथड जो है, औसत वाला तरीका आपको जनरली कम ही यूज में लेना है, जब कुछ नहीं पता तो ये तो पता ही है आपको। अब हम लोग देखते हैं दूसरा तरीका, ठीक है ना, इसी का हम लोग दूसरा तरीका देख लेते हैं। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, नेक्स्ट मेथड, ये इंपॉर्टेंट मेथड है आपकी, याद रखना है ना, इंपॉर्टेंट मेथड, और इजी भी है, ये तरीका बहुत आसान है, ठीक है। तो इस तरीके में हम लोग अगर किन्हीं दो संख्याओं के बीच में क्या निकाल रहे हैं, परिमेय संख्या निकाल रहे हैं, तो जितनी परिमेय संख्या निकाल रहे हैं उससे एक ज्यादा नंबर लो। तो हमें क्या करना है, देखो हमें एक, ठीक है, और दो के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालनी, कितनी निकालनी है, 5। तो हम लोग 5 से एक बड़ा नंबर ले लेते हैं, आप उससे बड़ा भी ले सकते हो और भी बड़ा ले सकते हो, है ना, ठीक है। तो हम 5 से एक बड़ी संख्या ले लेते हैं 6। तो हम लोग क्या करते हैं, हम एक को 6 से गुणा भी करते हैं और 6 से भाग भी करते हैं। तो 1 × 6/6, 6/6 कितना हो गया आपके पास में 1, और 1 को किसी भी संख्या से गुणा या भाग करने से उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहां पर जब हम लोग ऐसा करेंगे तो हमें एक नया नंबर मिलेगा, कितना 6 डिवाइडेड बाय 6। उसी तरह से 2 को भी हम लोग क्या करते हैं, 6 से गुणा भी करते हैं और 6 से भाग भी करते हैं। तो 6 से गुणा और भाग दोनों करने से 2 में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो 1 हो जाता है। लेकिन नया नंबर हमें कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, कितना 12/6, ठीक है। तो अब यहां पर हमें एक जो है वो किसके बराबर मिला, 6/6 के, और 2 जो है वो हमें मिला 12/6 के। अब देखिए 6 से अगला नंबर जो है वो कितना होगा, 7/6, अगला 8/6, अगला 9/6, अगला 10/6, अगला 11/6। तो ये पांचों नंबर जो है आपके, ठीक है, वो 6/6 और 12/6, 12/6 इनके बीच में रहेंगे, ठीक है। और 6/6 क्या है, 1, ठीक है, और 12/6 कितना है आपके पास में, 2, यानी कि 1 और 2 के बीच में आपको ये 5 नए नंबर मिले। अब ये पांचों ही नंबर किस रूप में है, ये पांचों ही नंबर देखिए p/q के रूप में है, और इनमें q जो है आपका 0 नहीं है। दूसरी बात p और q दोनों ही क्या है आपके पूर्णांक है, p और q दोनों ही क्या है, पूर्णांक है। यानी कि ये पांचों ही संख्याएं कौन सी है आपकी, ये पांचों संख्याओं की अगर हम लोग बात करें तो ये पांचों संख्याएं जो है आपकी परिमेय संख्या है। तो इस तरीके से आसान तरीके से हम लोग किन्हीं दो दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अन्य परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। तो ये मेथड आपकी इजी मेथड है, इसी पर आप लोग ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। उम्मीद करता हूं क्लियर है। फिर भी अगर आप लोगों को डाउट रह गया हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो बस चलो अपना जो अगला क्वेश्चन है वो है संख्या 2/7 के तुल्य 5 परिमेय संख्याएं लिखिए, ठीक है। तो ये सब चीजें हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि तुल्य परिमेय संख्याएं क्या होती है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर हम लोग किसी भी परिमेय संख्या की बात करें तो उसकी तुल्य परिमेय संख्या बहुत सारी होती है, ठीक है। और तुल्य परिमेय संख्या निकालने का तरीका क्या होता है कि आप लोग किसी भी नंबर से उस संख्या के अंश और हर दोनों में भाग दे दीजिए, आपको जो नई संख्या मिलेगी, ठीक है, वो संख्या पहली वाली परिमेय संख्या की तुल्य परिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो हमारे पास में जो संख्या है, ठीक है, वो कितनी है, 2/7। हमारे पास में जो संख्या है 2/7, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करते हैं और 2 से डिवाइड भी करते हैं। तो नई संख्या मिलेगी अपने को कितना, 2 दूना 4 और 7 दूना 14, यानी कि एक संख्या तो आपको ये मिल गई तुल्य परिमेय संख्या किसके, 2/7 के। दूसरा हम लोग 2/7 को क्या करते हैं,
3 से गुणा भी करते हो, 3 से भाग भी, तो हमारे पास में आ जाएगा 3 दूना 6 और 7 तिया 21। तो ये भी क्या होगी आपकी दूसरी परिमेय संख्या, जो कि किसके तुल्य है, 2/7 के तुल्य है। अगला देख लो, ठीक है, फिर से 2/7 को हम लोग क्या करते हैं, 4 से गुणा 4 से भाग, तो कितना होगा, 4 दूना 8 और 7 चौके 28। तो ये भी क्या होगी, 2/7 के तुल्य होगी। अगली देख लो, 2/7 गुणा 5 भागित 5, तो यहां से जो अगली संख्या मिलेगी अपनों को वो कितनी मिलेगी, 10/35। तो ये भी क्या होगी आपकी, ये भी 2/7 के तुल्य होगी। अगली संख्या देख लो, 2/7 गुणा 10/10, तो ये कितना हो जाएगा, 20/70। मतलब जिस संख्या से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, गुणा कर रहे हो, उसी संख्या से आपको क्या करना है, भाग करना है। तो आपको जो नई संख्या मिलेगी वो पहली वाली परिमेय संख्या की तुल्य परिमेय संख्या मिलेगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर होगा।